हेलो बच्चों, मी करुणेश पे अगेन। और आज हम लोग एक्चुअली जो करने वाले हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली जो हमने लेक्चर 6 में किया था, फ्रिक्शनल फोर्स के क्वेश्चन ब्लॉक और ब्लॉक, उसके उसी मतलब उस कॉन्सेप्ट को जो कवर हमने किया था उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है यहाँ पे। बट मैंने आपको फ्रिक्शनल फोर्स टॉपिक का ही क्वेश्चन होमवर्क दिया था ताकि आप उसे एक बार अच्छे से देखो क्या हो सकता है कि कैसे टैकल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग सा था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था बच्चों। तो हम लोग पहले उस क्वेश्चन को करेंगे, फिर ब्लॉक और ब्लॉक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, उसके क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये था वो क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो यही क्वेश्चन था जो लेक्चर 6 में मैंने आपको दिया था। करेक्ट है क्या ये बात? तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक सरफेस दिया हुआ, देखो ध्यान से देखो, एक सरफेस दिया, ये इंक्लाइंड सरफेस दिया है, इसको इंक्लाइंड सरफेस ही बोलते हैं ऐसे करके, ठीक है। और इस पे ब्लॉक रखा हुआ है। अब ब्लॉक हमने छोड़ दिया तो नीचे स्लिप करना शुरू कर दिया। आप कहोगे भैया आपको कैसे पता स्लिप करना शुरू कर दिया? मैंने चेक कर लिया था वैल्यू। कैसे वैल्यू चेक किया था? देखो देखो हमें कैसे पता चला कि स्लिप करेगा कि नहीं करेगा। एक्चुअल में जब ब्लॉक ऐसे रखा होता है तो नीचे की तरफ, अब देखो एंगल 37 है, बहुत क्लियर कट दिख रहा है 37 एंगल, और 37 की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। तो बेसिकली देखना ध्यान से, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगता है? एम जी साइन 37 बच्चों। और यहां की तरफ क्या लगता है? नॉर्मल। और यहां की तरफ क्या लगता है? एम जी कॉस 37। अब यहां पर जो इसे बैलेंस कर सकता था बच्चों कौन था? फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर सकता था। तो हमने दोनों की लिमिट मतलब दोनों की वैल्यूज को चेक किया। तो एक्चुअल में जो एम जी, देखो जो एम जी साइन 37 है उसकी वैल्यू को चेक किया पहले, एम जी साइन 37, एंड दैट इज इक्वल टू 10 एम है, दिया हुआ है। म्यू की वैल्यू भी दी है, अभी हम देखते हैं। 0.25 दिया हुआ है। एम जी साइन 37, तो एम इंटू जी, जी बाई डिफॉल्ट 10 ले सकते हैं बच्चों, ये 3/5 बच्चों। तो कितना आ गया? 6 इंटू 10, 60 न्यूटन, ठीक है। तो जो एम जी साइन 37 जो अलॉन्ग द सरफेस डाउनवर्ड लग रहा है वो 60 न्यूटन है बच्चों। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ एस, वो हमेशा होता है म्यू एस एन। बच्चों यहाँ म्यू एस कितना दिया है? म्यू एस दिया 0.25 दिया हुआ था, ठीक है। तो 0.25 इंटू एन, 0.25 इंटू एन, एन कितना बच्चों? एम जी कॉस 37, यहां से चेक किया मैंने। तो 0.25 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 4/5 बच्चों, साइन 37। और cos 37 की वैल्यू याद कर लो, sin 37 इज 3/5, cos 37 इज 4/5। याद रखो, मैंने लास्ट लेक्चर्स में कहीं ना कहीं कई बार मेंशन कर रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 280 इंटू 20.25 विच इज 20 न्यूटन बच्चों। एक्चुअल में क्या, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं लगाते, एक्चुअली हमारा क्वेश्चन क्या, मैं बताता हूँ। मैंने बोला कि अगर मैं इस ब्लॉक को रखता हूँ तो स्लिप करेगा। मैंने इस ब्लॉक को रखूंगा और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तो स्लिप करेगा। ठीक, क्यों करेगा? क्योंकि जो नीचे की तरफ का फोर्स है 60 न्यूटन है, और ऊपर की तरफ का जो मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर कर सकता है वो 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जी मेरी तो औकात सिर्फ 20 न्यूटन की है बच्चों, नीचे तो 60 न्यूटन लग रहा है, तो स्लिप करके नीचे चला जाएगा। करेक्ट है। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है, अब ये स्लिप कर रहा समझ में आ गया सबको, क्योंकि नीचे की तरफ का फोर्स कितना बच्चों? 60। ऊपर की तरफ कितना बच्चों? मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू कितना है? 20 न्यूटन, राइट। तो अब हमें पता स्लिप करेगा, तो आपसे पूछा गया कि कितना मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ हो, मतलब बेसिकली एक रेंज ऑफ द फोर्स होगा। मैं जस्टिफाई करूंगा कि रेंज कैसा आएगा, एक रेंज आएगा, मतलब वैल्यू की रेंज आएगी, जैसे 40 से 50, 60 से 70, ऐसे कुछ वैल्यू आने वाली है कि जिनके बीच में बेसिकली ये क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। मतलब हम इसे रोक सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की एक रेंज ऑफ द वैल्यू के लिए ये ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं देखा। हमने कहा अब यहां पर हमें एफ मैक्स निकालना है, एफ मिन निकालना है। किसके लिए निकालना है? फॉर विच ब्लॉक इज एट रेस्ट। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब हमने इसी मुद्दे के तहत हमने कहा जी ऐसा करते हैं, अब हमें फोर्स का आइडिया तो बहुत अच्छे से लग ही चुका है, ठीक है। फोर्स का आइडिया तो बहुत अच्छे से लग चुका है। अब यहां पर ब्लॉक है, अब नीचे की तरफ बच्चों कितना फोर्स काम कर रहा है? 60 न्यूटन, ठीक है। और जो मैक्सिमम फोर्स ऊपर की तरफ लगता है बच्चों, वो कितना फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है? 20 न्यूटन। तो हमें इसे कम से कम कितना फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा बच्चों? हमें कम से कम ऊपर की तरफ 40 न्यूटन लगाना ही पड़ेगा।
क्योंकि नीचे की तरफ 60 लग रहा है ना, तो ऊपर की तरफ 20 लग रहा है ना, तो 40 और लगा के रोक सकते हैं, है ना। तो 40, अगर हम 40 से कम लगाएंगे तो भी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो अप्लाइड फोर्स है, अगर उससे कम 39 लगाते हैं तो ऊपर की तरफ मैक्सिमम कितना ऑफर कर सकता है, ये 39 देगा। और फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 20 हो सकती है। फ्रिक्शनल फोर्स अपने को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन कहां से कहां तक करता है, 0 से लेकर म्यूएसएन तक अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू तक ही सिर्फ चेंज कर सकता है। डायरेक्शन तो या तो आगे करेगा, मतलब या तो सरफेस के लॉन्ग करेगा नेट फोर्स के लॉन्ग, या उसके ऑपोजिट, मतलब डिपेंडिंग अपॉन सरफेस के लॉन्ग ही लग रहा होगा, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। मैं भी सब कुछ जस्टिफाई करूंगा। तो ये बात पक्की हो गई कि कम से कम 40 न्यूटन तो चाहिए। एफ मिनिमम कितना हो गया बच्चों यहाँ पे, एफ मिनिमम हो गया 40 न्यूटन। अगर तुम 40 न्यूटन से कम लगाओगे तो पक्के से स्लिप कर जाएगा, है ना। अब ये कम से कम तो आ गया 40 न्यूटन, पक्की बात है। क्योंकि अगर तुम 39 लगाओगे, देखो ना 39 लगा के देखो, ये 39 है, ये 20 मैक्सिमम ऑफर कर सकता है, ये कितना है 60 है, तो ये हो जाएगा 59, इधर हो जाएगा 60, नेट फोर्स इधर स्लिप कर जाएगा मस्त। तो 40 से कम पे नहीं होगा, तो एफ मिनिमम इज 40 न्यूटन, ये बात प्लीज ध्यान रखना, एफ मिनिमम इज 40 न्यूटन बच्चों, करेक्ट है। अगर हम अब इस फोर्स को बढ़ाएं तो क्या होगा, तो हम केसेस लेना शुरू करते हैं। एफ अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स 40 से ज्यादा रखना शुरू करते हैं। तो अगर हम 40 से ज्यादा, तो मान लो केसेस बना लेते हैं, मान लो हमने 50 न्यूटन रख दिया बच्चों, मान लो हमने एफ इक्वल टू 50 न्यूटन रख दिया, ध्यान से समझना। तो ऊपर की तरफ बच्चों कितना फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा 50 न्यूटन, इधर लगेगा, इसने लगा दिया, और 60 न्यूटन तो mg sin 37 की वजह से आ रहा है बच्चों। अब फ्रिक्शन करा जी नीचे 60 और एक्सटर्नल फोर्स 50 ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ 60, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ 50, करेक्ट है ये बात। अब करें फ्रिक्शन कितना ऑफर कर सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0 से लेकर 20 न्यूटन तक हो सकती है, ये सबको पता होना चाहिए, है ना, लिमिटिंग वैल्यू है ये, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां दे सकता है क्या, अच्छा डायरेक्शन बैलेंसिंग, मतलब एक्चुअल में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी ओवरऑल स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और इसे बैलेंस करेगा बच्चों, ये लगेगा, और कितना लगेगा 10 न्यूटन ही लगेगा। और क्या 10 न्यूटन ऑफर कर सकता है, यस बिल्कुल ऑफर कर सकता है, क्योंकि इसकी जो रेंज ऑफ द वैल्यू जितना ऑफर कर सकता है वो 0 से 20 है। अभी ऊपर क्यों लग रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ ही इसको दिख रहा है कि स्लिपिंग को अपोज कर देगा, इसके ऊपर स्लिपिंग स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगी, स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग के इसे अपोज कर रहा है और बैलेंस कर रहा होगा, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स का काम ही है स्लिपिंग को अपोज करना है, स्लाइडिंग को अपोज करना, स्लिपिंग स्लाइडिंग सेम बात है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे प्लीज। तो यहाँ 10 न्यूटन लग गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, अगला वो लेते हैं, केस बनाते हैं। अच्छा मान लो यहाँ पे मैं 60 न्यूटन ले लेता, तो बच्चों क्या होता, 60 न्यूटन ले लेता, है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे 60 न्यूटन ले लेता तो क्या होता, एफ इक्वल टू 60 न्यूटन बच्चों, ये लो एफ इक्वल टू 60 न्यूटन। हमने कहा कोई बात नहीं 60 ले लेते हैं। अगर हमने ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन हो गया, तो नीचे की तरफ mg sin 37 60। अब फ्रिक्शन करा जी मेरी जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर 60 है नीचे 60 है, नेट फोर्स 0 है सिस्टम पे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है इस पर, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो कह रहा है 60-60 को बैलेंस कर रहा है, अब कोई स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि जब नेट फोर्स आएगा तभी स्लिपिंग टेंडेंसी जनरेट होगी, तभी हमें इसे अपोज करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो कह रहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगा बच्चों वो 0 आ जाएगा, ये इंटरेस्टिंग सी बात है। 0 मतलब फ्रिक्शन है फिर भी 0 लग रहा है। अगर आपने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है एक्सटर्नल फोर्स से तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन अपने आप नहीं आता, फ्रिक्शन अपने आपको तभी इंट्रोड्यूस करता है जब उसे स्लिपिंग या स्लिपिंग टेंडेंसी दिखती है बच्चों, ठीक है। ऑल राइट, इसी में एक और केस लेते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे इसको, और केस लेते हैं, चलो तीसरा केस लेते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरा केस, अगर एफ इक्वल टू 70 न्यूटन हो जाए, 70 न्यूटन मतलब 70 न्यूटन, अगर ऊपर की तरफ 70 न्यूटन लग रहा है बच्चों, 70 न्यूटन लग रहा है, और नीचे की तरफ का तो फिक्स है 60 न्यूटन बच्चों, अब फ्रिक्शन किधर आएगा। अब करें तो कोई ये 70 तो तुमने बढ़ा, 70 तो बढ़ा दिया और 60 नीचे लग ही रहा था, अब फ्रिक्शन करा, यार देखो स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ है, अब स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ है, तो मैं किधर एक्ट करूं, तो कह रहा है जी आप नीचे एक्ट करो इस बार, क्योंकि आपको बैलेंस करना है, आपको स्लिपिंग स्लिपिंग टेंडेंसी जिधर नेट फोर्स उधर ही स्लिपिंग टेंडेंसी, फ्रिक्शन को छोड़ के नेट फोर्स देख लो, और जिधर आता है उधर ही स्लिपिंग टेंडेंसी को उसको अपोज करने के लिए लगा दो, बस खत्म डन। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, नीचे की तरफ बच्चों लगेगा। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होगी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में नोट्स में भी बोला था, 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है और इसे बैलेंस कर देगा, ऊपर 70 है ना, ऊपर 70 है, अब नीचे भी 70 हो गए, स्टेशनरी रख पा रहा है, इसे इक्विलिब्रियम में रख पा रहा है, इक्विलिब्रियम में रख रहा है। तो 40 न्यूटन से कम रखोगे तो न्यूटन में नहीं रह सकता, एक्सटर्नल फोर्स अगर 40 न्यूटन से एक भी पॉइंट कम हुआ तो स्टेशनरी रह सकता, स्लिप कर जाएगा नीचे की तरफ, करेक्ट है, लेकिन यहां पर रह सकता है। तो एक अच्छी सी बात यहां पर जो हमें समझ में आई, वो बढ़िया सी बात क्या समझ में आई, कि फ्रिक्शनल फोर्स, ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ
एडजस्टेबल, एडजस्टेबल, ठीक है बच्चों। अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, देखो अपना अमाउंट भी एडजस्ट कर सकता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अपनी वैल्यू को 0 से 20 कर सकता है, और अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। एडजस्टेबल का मतलब होता है अपनी डायरेक्शन भी बदल सकता है। स्लिपिंग टेंडेंसी जहां देखेगी उसके हिसाब से आना शुरू हो जाएगा, है ना, कमाल की बात। तो बेसिकली अब हमें दिख गया कि 10 न्यूटन पे भी ये बैलेंस हो जाएगा नीचे की तरफ। ऐसा करते हैं, एक और केस लेते हैं इसमें, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। चौथा केस, तो अगर F इक्वल टू बच्चों 80 न्यूटन ले लेते हैं तो क्या होगा, ऊपर की तरफ 80 न्यूटन और नीचे की तरफ 60 न्यूटन, करेक्ट है। अब बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ 20 न्यूटन नेट फोर्स था, तो उसे बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि यहां पर बैलेंस हो सकता है। 20 न्यूटन मतलब 80 न्यूटन लगाओगे तो भी इक्विलिब्रियम में रह सकता है, ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम में रहेगा, कोई बात नहीं। अब अगला केस लेते हैं। अगर मैं अगले केस में, अब ध्यान से समझना, अब तो आई थिंक फील आने शुरू हो गई क्या हो रहा है यहाँ पे। एफ इक्वल टू अगर 81 न्यूटन लेता तो क्या होता बच्चों, 81 न्यूटन। 81 न्यूटन लेते ही आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी दिखती है। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी क्या दिखती, कि अगर मान लो मैं 81 न्यूटन लेता बच्चों, यहाँ पे मान लो मैं 81 न्यूटन लेता और इधर की तरफ 60 न्यूटन लग रहा है ना, तो यहां अधिकतम 20 न्यूटन लग के ही बैलेंस कर सकता है। फ्रिक्शन फोर्स की औकात सिर्फ 20 न्यूटन की इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 न्यूटन लगा सकता है, दे सकता है। अब 20 न्यूटन लगा दिया फिर भी बैलेंस नहीं कर पा रहा, अभी भी नेट फोर्स ऊपर है, इसका मतलब 80 न्यूटन से ऊपर स्लिप करेगा। इसलिए 80 न्यूटन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फोर्स जिसके लिए इक्विलिब्रियम में रहेगा या रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब एफ मैक्सिमम वैल्यू है ना। मिनिमम कितनी थी 40 थी और मैक्सिमम कितनी है 80 है बच्चों। एफ मैक्स कितना हो गया बच्चों, एफ मैक्स इक्वल्स टू 80 न्यूटन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, एक बार नहीं आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन देख के खत्म करके इसको तभी, मतलब देखो ये ऐसे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो कितने कितना रेंज ऑफ फोर्स हमें चाहिए, 40 न्यूटन से अगर हम 80 न्यूटन तक फोर्स लगाएंगे तो जो आपका रेंज ऑफ फोर्स है एफ की वैल्यू अगर 40 न्यूटन से 80 न्यूटन के बीच में रहती है, इंक्लूडिंग 40 न्यूटन और 80 न्यूटन, तो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। ब्लॉक क्या रहेगा, स्टेशनरी, रेस्ट पे रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपने अब 80 न्यूटन से एक पॉइंट भी ज्यादा फोर्स लगा तो ऊपर की तरफ स्लिप करेगा, 40 न्यूटन से एक भी फोर्स कम लगा तो नीचे की तरफ स्लिप करेगा। पूरा कहानी समझ में आ रहा है आपको। इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फोर्स निकाल सकते हो किसी भी सिस्टम के लिए जहां पर आपको रेंज ऑफ फोर्स पूछता है किसी भी, इसी यही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका हर बार, कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको ज्यादा छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आपसे क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं सबको आपको, कि इंक्लाइन सरफेस इस पे ब्लॉक रखा हुआ था और इन ड्यू टू जो कंडीशन था उसकी वजह से नीचे स्लिप करा था। हमने कहा जी कोई बात नहीं, स्लिप करा तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, इसे रोको। तो आपसे पूछा गया कि कितना मिनिमम लगा सकते हैं और कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स लगा सकते हैं फॉर विच ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे, रेस्ट पे रहता है। कोई बात नहीं, हमने कहा कि अभी गिर रहा है तो देख लेते हैं, अभी जब गिर रहा है तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 20 न्यूटन, इसको बैलेंस करने के लिए हमें कितना लगाना पड़ा 40 न्यूटन। अगर आप 40 न्यूटन से एक पॉइंट भी कम फोर्स लगाओगे तो वो स्लिप करके नीचे जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी 40 न्यूटन, तो हमें ये रियलाइज होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स कितनी आई 40 न्यूटन बच्चों, जिसके लिए वो स्टेशनरी है, ठीक है। फिर हमने कहा ऐसा करते हैं फोर्स बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शनल फोर्स अपनी वैल्यू को कम करना शुरू कर दिया। देखो पहले 20 लग रहा था, अब कितना लगना शुरू हो गया 10 न्यूटन लगना शुरू हो गया, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा दिया। और जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है उसी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों आता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमने कहा और फोर्स बढ़ाते हैं, और तुमने फोर्स इतना बढ़ा दिया कि जो नीचे और ऊपर का फोर्स है वो बैलेंस कर दे रहा है अपने आप ही एक दूसरे को। तो फ्रिक्शनल फोर्स जी मेरी कोई जरूरत ही नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया बच्चों 0 हो गया, करेक्ट है। अब करा कि 70 न्यूटन का अगर फोर्स लगाते हैं तो ऊपर की तरफ बच्चों 70 न्यूटन है, ठीक है, और नीचे की तरफ 60 न्यूटन है बच्चों। तो ऊपर की तरफ 70 न्यूटन, नीचे की तरफ 60 न्यूटन। तो अब क्या है, अब देखो अभी तक फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, अब यहां पर कंडीशन दिखा कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स कह रहा है जी मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करके बैलेंस कर सकता हूं क्या, हाँ कर सकते हो, क्योंकि आपको 10 ही न्यूटन चाहिए बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो ठीक है 10 न्यूटन नीचे लगा देगा, तो पहले ऊपर लगा था और नीचे लगा था, यही हमने डिड्यूस कर लिया। फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल, अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेता स्लिपिंग या स्लिपिंग टेंडेंसी को देखते हुए। उसको फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, हाँ फिक्स डायरेक्शन है वर्ड्स में अगर समझा जाए तो, कि स्लिपिंग या स्लिपिंग टेंडेंसी को अपोज करता है बच्चों, है ना। तो ज्यादा डिफिकल्ट सी चीजें नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमने कहा कि जी 80 न्यूटन पे क्या हो रहा है, 80 न्यूटन पे देखा हमने कि 80 न्यूटन पे जस्ट 20 न्यूटन लग रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा था वो मैक्सिमम पे बैलेंस हो गया। अब 80 न्यूटन हमने थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लिया तो एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स और ये mg sin 37 मिलकर से बैलेंस नहीं कर पा रहा था, ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। तो हमें ये आइडिया लगा कि 80 न्यूटन इज द फोर्स एट विच इट इज 80 न्यूटन इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच इट इज गोइंग टू बी एट रेस्ट, मतलब ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा बच्चों। 80 न्यूटन अधिकतम फोर्स है जिसके लिए ब्लॉक रेस्ट पे रह सकता है बच्चों, क्लियर है। ओके तो हमें क्या रियलाइज होगा कि 40 न्यूटन से लेकर 80 न्यूटन तक की रेंज अगर हम चूज करेंगे तो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो मिनिमम टू मैक्सिमम निकाल के कई बार
तुमसे रेंज पूछ सकता है और या फोर्स देके एक्सेलेरेशन पूछ सकता है। अगर इस रेंज में आ रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0 होगा फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मैं बोल दूं 85 पे क्या होगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होगा, 30 पे क्या होगा कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होगा बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज द रेंज, दिस इज अ रेंज फॉर विच इट इज गोइंग टू बी स्टेशनरी। दिस इज द रेंज ऑफ द फोर्स जिसके लिए ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, रुका रहेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो आपसे यही पूछा गया था, तो आपका आंसर, आपका क्लियर कट आंसर आ चुका है 40 न्यूटन से लेकर 80 न्यूटन तक। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा होगा यहाँ पे? ठीक है, मैं ऐसे और क्वेश्चन बीच बीच में लेता रहूंगा, पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और आपके मॉड्यूल और वर्कबुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको लगता है कि कुछ में से कुछ और डिस्कस करने चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसमें और क्वेश्चन लूंगा, ठीक है फिर। बट आज हम लोग आगे के टॉपिक पे जाएंगे। वो आगे का टॉपिक क्या होगा बच्चों, ब्लॉक ओवर ब्लॉक, जो आज का टॉपिक था हमारा, ब्लॉक ओवर ब्लॉक। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लॉक। हमने इसका लेक्चर कर लिया, लेक्चर में काफी चीज हमने समझ ली थी। ब्लॉक और ब्लॉक रखा होता है और ब्लॉक ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो देखो फंडा क्या है, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेता हूं। मान लो एक अपने पास 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, उसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और ये 4 kg का है। लेट्स मार्क इट ए और इसको बी कर देते हैं, और इस पे नीचे की तरफ बच्चों 31 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जो यहाँ फ्रिक्शन है वो है म्यू इक्वल्स टू 0.5, और जो यहाँ फ्रिक्शन है बच्चों वो है म्यू इक्वल्स टू 0। म्यू 0 का मतलब स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, बी ब्लॉक के ऊपर ए ब्लॉक रखा हुआ है, और 31 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है यहाँ पर। फाइंड, क्या निकलवा सकता आपसे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। अब दोनों साथ में चल रहा है, दोनों अलग अलग एक्सेलेट कर रहे हैं, ये हमने लेक्चर्स में सीखा था। तो बेटा उन्हीं लेक्चर्स के बेसिस पे हम लोग इसको फिर से टैकल करते हैं। तो हमें पता है कि एक पर्टिकुलर रेंज तक ही, पर्टिकुलर रेंज तक ही बच्चों ये एक्सेलेट कर सकता है साथ में, फोर्स के एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ये साथ में एक्सेलेट कर सकता है। वो वैल्यू हम लोग कैसे निकाल रहे थे लेक्चर्स में, हमने क्या किया था कि ब्लॉक लिया था। अब तुम्हें पता है अगर नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, अब ध्यान से समझना, अगर नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है बच्चों, ध्यान से समझना, अगर नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है तो ऊपर वाला ब्लॉक अगर साथ में एक्सेलेट कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से ही करेगा, करेक्ट है, आगे की तरफ। और ये बिल्कुल पॉसिबल है यार, एक ब्लॉक, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रखो और नीचे वाले को खींचो तो ऊपर वाला साथ में चला रहा है। इसका मतलब कि ऊपर वाले का अगर एबीडी बनाया जाए तो एक ही फोर्स है जो उसे आगे की तरफ ला सकता है बच्चों। वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इस बात को समझना, इसमें गलती मत करना। अगर इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो इधर की तरफ लग रहा होगा। और ये रहा आपका एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो हमने पहले एफ लगा दिया यहाँ पे, ये हो गया ए बच्चों, ये हो गया बी। अब तुम्हें पता ऊपर वाला ब्लॉक अधिकतम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही एक्सेलेरेट कर सकता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है और उसके बेसिस पे उसका कुछ मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है बच्चों। हमने कहा कोई बात नहीं, इसका जो मैक्स होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, म्यू एस एन। म्यू एस कितना है बच्चों यहाँ पे 0.5, एम कितना है 2 इंटू 10 बच्चों, तो 10 न्यूटन आ गया यहाँ पे। मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लग सकता है वो 10 न्यूटन लग सकता है। अब 10 न्यूटन की वजह से कितना मैक्सिमम एक्सेलरेट कर सकता है बच्चों, हमें पता है कि कितना एक्सेलरेट कर सकता है, एफ मैक्स। बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स आपका कितना हो गया, एक्सटर्नल फोर्स अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर इस ब्लॉक के लिए देखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन ओनली बच्चों, एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ ए बच्चों। तो ए कितना हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा फोर्स लग नहीं सकता, तो इससे ज्यादा एक्सेलेरेट नहीं कर सकता बच्चों, क्लियर है, इसमें तो कोई झामा नहीं लग रहा होगा आपको। इससे ज्यादा ऊपर वाला ब्लॉक एक्सेलेरेट नहीं कर सकता, और नीचे वाला ब्लॉक अगर इससे ज्यादा एक्सेलेरेट करे तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग आ जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम फोर्स एफ निकालना है जिसके लिए दोनों साथ में मूव करें, पहले ये निकाल लेते हैं कितना आता है, फिर उसके बाद देखेंगे 31 न्यूटन उससे ज्यादा है उससे कम है, ठीक है। तो हमने कहा अब ऊपर वाले का मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों, ऊपर वाले का हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है 5, और नीचे वाले का भी फिर हम 5 से ज्यादा एक्सेलेरेट नहीं कर सकते वरना दोनों के बीच रिलेटिव स्लिपिंग आ गई। तो ये हो गया 2 + 3 5 kg का एक सिस्टम मान सकते हैं बच्चों, ठीक है, 2 + 3 kg का एक सिस्टम मान सकते हैं, क्लियर है बात यहाँ पे। और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं। अब इस केस में अगर हम इस दोनों का एक्सेलरेशन 5 मान ले बच्चों, देखो इन दोनों के केस में अगर हम इन दोनों का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें पता है अगर ऊपर वाला अधिकतम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर सकता है तो नीचे वाले को भी अधिकतम 5 मीटर एक्सेलरेट करो और निकालो ये एफ एक्सटर्नल मैक्सिमम, एफ एक्सटर्नल मैक्सिमम बच्चों जिसके लिए साथ में एक्सेलरेट कर सकता है।
ये मैक्सिमम फोर्स फॉर विच बोथ कैन मूव टुगेदर, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 से कम रख सकते हो बट 5 से ज्यादा नहीं रख सकते। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स तो बच्चों इंटरनल होगा, ये दिख रहा होगा तुम्हें, एक्सटर्नल, और नीचे वाले फ्रिक्शन है नहीं, तो जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है वो राइट की तरफ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो मैं क्या, हम लोग क्या कर रहे थे, याद ही होगा आपको, एफ एक्सटर्नल मैक्सिमम, मैक्सिमम फॉर विच बोथ कैन मूव टुगेदर, बोथ कैन मूव टुगेदर बच्चों, मूव टुगेदर, ठीक है। तो अगर दोनों साथ में मूव कर सकते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास 5 हो गया और एक्सेलरेशन 5 हो गया, अधिकतम 5 का ले सकते हैं। तो 25 न्यूटन इज द मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए साथ में मूव कर सकते हैं। अगर आपने 25 न्यूटन से कम लिया तो दोनों साथ में ही चल रहे होंगे, लेकिन 25 न्यूटन से ज्यादा लिए तो दोनों अलग अलग एक्सेलेरेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है बच्चों, ये क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ये क्या है, 31 न्यूटन है, विच इज मोर देन 25 न्यूटन। इसका मतलब दोनों अलग अलग चलेंगे, क्योंकि 25 न्यूटन इज द लिमिटिंग फोर्स जिसके लिए दोनों साथ में चलेंगे बच्चों। आई थिंक ये तो आसान सा ही है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, आई थिंक ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं लग रहा होगा। तो अगर दोनों अलग अलग मूव करें तो दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन बच्चों मानना पड़ेगा। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन हमने मान लिया ए और नीचे वाले का मान लिया ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर एक 31 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम यहाँ कितना हो सकता है, 10 न्यूटन हो सकता है। स्लिप कर रहा होगा तो जो एफ एस होता है बच्चों, मैंने बता ही दिया, एफ एस एफ को हम लोग सेम मान सकते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली यहाँ पर सेम क्यों मान रहे, क्योंकि म्यू की वैल्यू सेम दी थी बच्चों, म्यू सेम था, म्यू ही दिया था, म्यू दिया हो इसका मतलब म्यू एस म्यू के सेम मानना है। और एफ एस कितना था, 10 न्यूटन, एफ एस 10 न्यूटन, तो एफ को भी हम लोग 10 न्यूटन बच्चों मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन, स्लिप कर रहा तो एफ के लग रहा होगा 10 न्यूटन ही होगा बच्चों। तो अगर ए का एक्सेलरेशन निकालेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन की वजह से होगा, तो 10 न्यूटन इक्वल्स टू 10 न्यूटन इज द ओनली फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू मास विच इज 2 था, 2 केजी था बच्चों, और यहाँ पर कितना था, 4 केजी था बच्चों। तो 2 इंटू 4 केजी लिया था हमने, यहाँ पे तो हमने देखो यार 5 लिख दिया है ना, तो यहाँ 2 एंड 4 था, तो कोई बात नहीं, 2 एंड 4 तो हम लोग 6 कर देते हैं, 6 कर देते हैं इसको। अगर यहाँ 6 करेंगे बच्चों तो यहाँ 6 हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन हो जाएगा, 25 न्यूटन नहीं होगा, 30 न्यूटन हो जाएगा बच्चों, है ना, वो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन हो गया था। अब नीचे वाले का 4 केजी था, तो अब देख यहाँ पर ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, देख ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, ध्यान से समझना, कितना हो सकता है, 2 इंटू, ध्यान से, 2 इंटू कितना हो जाएगा अपने पास, 2 इंटू ए, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा अपने पास, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है ये बात, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नीचे वाले का जो एक्सेलरेशन हो सकता है वो 30 न्यूटन माइनस 10, 31 न्यूटन माइनस 10 इक्वल्स टू कितना मास है इसका, 4 इंटू ए बी बच्चों, ठीक है। तो इतना जो है 21 इक्वल्स टू 4 इंटू ए बी। तो ये कितना आ रहा है, अगर ए बी कैलकुलेट करेंगे बच्चों, यहाँ पे ए बी कितना का 21/4 विच इज 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ए बी का एक्सेलरेशन आएगा वो 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और ए, क्योंकि हमें पता है कि 30 न्यूटन के से ज्यादा, कैलकुलेशन को प्लीज ध्यान से दे लेना, कैलकुलेशन का यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर 2 न्यूटन और 4 न्यूटन को मिलाकर हमने यहाँ कितना ले लिया था, 6 न्यूटन की जगह पे 5 ले लिया था। तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, नंबर्स में क्या रखा है, हम जो भी नंबर लेते हैं सबके हिसाब से होता। तो अब यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू फोर्स आ रहा है बच्चे वो 30 न्यूटन आ रहा है, एक्चुअली 25 न्यूटन नहीं होगा। तो 25 न्यूटन के हिसाब से समझना ध्यान से, 25 न्यूटन के हिसाब से ही, 25 न्यूटन के हिसाब से ही बेसिकली, सॉरी 25 नहीं, 30 न्यूटन के हिसाब, मैक्सिमम फोर्स क्या होगा यहाँ पे, 30 न्यूटन, जिसमें दोनों साथ में चलेंगे। अगर 30 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो एक्सीलेट करेगा। तो एक्चुअली हमारा कितना फोर्स लग रहा है, 31 न्यूटन लग रहा है। तो 31 न्यूटन में डेफिनेटली दोनों अलग अलग स्लाइड करेंगे। तो हमने कहा दोनों अलग अलग स्लाइड करें, तो दोनों का एक्सीलेशन अलग अलग बच्चों मान लेते हैं। इसका ए मान लिया, इसका ए बी मान लिया, इसका 2 केजी के हिसाब से सॉल्व किया, इसका 4 केजी। अब फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा था, इधर भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, हमने सॉल्व किया तो हमारा एक का एक्सीलेशन आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरे का एक्सीलेशन आया 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट है बात। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों हम लोग, जैसा भी हमने पूरा मेथड लगाया, कैलकुलेट किया मैक्सिमम फोर्स, है ना, और उसके बेसिस पे सॉल्व करना शुरू किया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्टली बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डायरेक्टली वाला मेथड क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। जैसे मान लो, ठीक है, ये कितना है 2 केजी बच्चों, और ये कितना है 4 केजी, नीचे कितना लग रहा है 31 न्यूटन, करेक्ट है। अब यहां पर फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू 0.5 है, और ये बच्चों क्या है, स्मूथ है, ठीक है। तो डायरेक्टली कैसे करते हैं, आप ये मत देखो कि कितना मैक्सिमम फोर्स है दोनों को साथ में चलने के लिए, आप क्या करो, सीधा मान लो स्लिपिंग हो रही है, समझ पा रहे हो ना।
अज्यूम, सीधा अज्यूम, पहला स्टेप अज्यूम, अजम्पशन है, ध्यान, अज्यूम देयर इज स्लिपिंग, स्लिपिंग बिटवीन बच्चों, बिटवीन 2 kg एंड 4 kg। सीधा मान लो अगर स्लिप कर रहा होगा तो दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, तो हमने कहा जी इसका एक्सीलरेशन ए मान लेते हैं और इसका एक्सीलरेशन बच्चों ए बी मान लेते हैं, चलेगा। इसका 2 kg है, इसका 4 kg है बच्चों, ठीक है। अगर हम इस पे बात करें, अगर स्लिप कर रहा तो बच्चों इस पे क्या फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस पे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स एफ के लग रहा होगा और इस पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे पेयर फोर्स, और इधर कितना लग रहा होगा 31 न्यूटन बच्चों, ठीक है। हम मान लेते हैं कि दोनों स्लिप कर रहे हैं और फिर दोनों का एक्सीलरेशन निकाले, तो अज्यूम देयर इज स्लिपिंग बिटवीन देम। अगर दोनों अलग अलग, दोनों स्लिप कर रहे हैं तो दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग हुआ बच्चों, और दोनों का एक्सीलरेशन निकालो, तो स्टेप 2 क्या होगा, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ दी ब्लॉक्स, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ दी ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन of both the block बच्चों, I hope you understand, find acceleration of both the block। तो अगर हमने ऊपर वाले का एक्सेलेरेशन निकाला, ये 2 kg का 4 kg का, तो 2 kg और मैक्सिमम एफ के कितना लग सकता है, हमने एफ के निकाला ही था बच्चों, कितना था 0.5 इंटू 2 इंटू 10 बच्चों, म्यू एस एन, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो एफ के कितना हो सकता है 10 न्यूटन, इसका मास कितना बच्चों 2 kg, इसका एक्सेलेरेशन कितना माना था ए, तो जो ए आएगा बच्चों कितना का, नेट फोर्स अपॉन नेट एक्सेलेरेशन विच इज 10/2 बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलेरेशन आएगा। और ए बी का भी निकाल लो, ये तो बी का निकाल लेते हैं, इसका एक्सेलेरेशन ए बी इधर मान लेते हैं, और 31 न्यूटन का फोर्स बच्चों इधर लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लग रहा है बच्चों, करेक्ट है। तो 31 और ये फ्रिक्शनल फोर्स ये वाला तो सेम ही होगा, 10 न्यूटन ही होगा बच्चों। 31 माइनस 10 इक्वल्स टू, इसका मास कितना है 4, 4 इंटू ए बी बच्चों, ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21/4 विच इज 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपको कि भैया आपने सेम ही चीज कर दी, यस मैंने सेम ही चीज किया, लेकिन अब यही से हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे सीधा कि आंसर सही है गलत है, दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों अलग अलग चल रहा है। तो जब तुम लोग मानते हो अज्यूम देर इज अ स्लिपिंग बिटवीन 2 kg एंड 4 kg, जब तुम स्लिपिंग मानते हो और जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ किस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 4 kg पे फोर्स लग रहा है, तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कभी भी 2 kg, इसी केस के लिए 2 kg से ज्यादा, दो जो 4 kg का ब्लॉक है उसका 2 kg वाले ब्लॉक से कम एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। अगर कम आएगा इसका मतलब दोनों साथ में चल रहा है ना। तो यहां पर देख सकते हैं, अगर इस केस के हिसाब से फॉर दिस कंडीशन, देखना ध्यान से, फॉर दिस केस, अब हर केस में फोर्स वाली बात ध्यान रखना कि जिससे फोर्स अप्लाइड हो रहा है। फॉर दिस केस अगर ए बी इज ग्रेटर देन ए आता है, इसका मतलब सही है आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बच्चों। एक ही बार मान जाएगा, आपको सिर्फ स्लिपिंग माननी है। अगर स्लिपिंग मानने के साथ जिसपे फोर्स लग रहा है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा आ गया ना, तो जैसे नीचे वाले फोर्स लग रहा है और उसका एक्सेलरेशन ऊपर वाले से ज्यादा आ रहा है या इक्वल आ गया, तो भी इसका मतलब आंसर सही है। जिसपे फोर्स लगा रहे हो उसका एक्सेलरेशन ऊपर वाले से ज्यादा आ गया, इसका मतलब आंसर सही है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर कम आया तो, इफ इफ अब ध्यान से माने, इफ ए बी इज लेस देन ए, देन in this case दोनों साथ में मूव करें, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर बच्चों, ये समझना है, मूविंग टुगेदर, ठीक है, मूविंग टुगेदर, इंटरेस्टिंग सी बात हो गई, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है उस पे देखना, यहां पे तो ए बी पे लग रहा है ना, ये बात ध्यान में, ए बी जो है वो उस ब्लॉक का एक्सीलरेशन है जिसपे ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर 4 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है बच्चों। ध्यान से सुनना, बहुत कनेक्टेड सी चीज है। तो 4 kg वाले लग रहा है, उसका एक्सीलरेशन यहाँ ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, देखो। तो 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन एक्चुअल में 5.2 है और 2 kg वाले ब्लॉक का 5 है, तो ये ज्यादा आ रहा है। ए बी इज ग्रेटर देन ए, तो ए बी इज ग्रेटर देन ए का मतलब क्या होगा, ए बी सॉरी लेट्स से, ए बी इज ग्रेटर देन ए का मतलब क्या होगा कि आंसर आपका सही, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में दिमाग में लगाना है, सीधा सीधा आंसर सही आ जाता है, करेक्ट है बात, है ना। तो अब कम वाला भी देख लेते हैं, इसी केस को हम लोग कम वाले में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ नहीं यार, मतलब ये आंसर सही था जो हमने निकाला था एक ही बार में, वो सही आ गया। ए इक्वल टू कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्टली कुछ सॉल्व ही नहीं करना, कुछ चेक नहीं करना, आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो सीधा सीधा आप आंसर निकाल के दे दो, ये लो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चेंज द क्वेश्चन, चेंज क्या कर देते हैं, जो बेसिकली अगर हम यहाँ पे सिस्टम देखें तो हम यहाँ 32 न्यूटन लगा दिया, मान लो 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया, 20 न्यूटन, या मान लो हमने 18 न्यूटन फोर्स लगा दिया बच्चों, 18 न्यूटन फोर्स लगा दिया, सेम ही चीज थी, मी इक्वल्स टू 0.5
और ये कितना हो गया बच्चों 2 kg आ गया, और ये कितना आ गया बच्चों 4 kg आ गया, है ना। इंटरेस्टिंग सी बात है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो कई बार ना हम, जैसे मैं 30 मिनट से बोले ही जा रहा हूँ, तो आपका फोकस लूज होने लगता है। कोई बात नहीं यार, तुम ब्रेक पॉज मार लिया करो, ब्रेक ले लो 1-2 मिनट का, फिर से सुनो ध्यान से, फिर कनेक्ट करो, है ना। कई बार आपको लगता होगा कि यार बोले जा रहा आदमी, बोले जा रहा है, अरे नहीं देखो यार, मुझे पढ़ाना तो है ही ना, तुम्हें आईटी भेजना तो है ना। तो इस बात को समझना कि अगर अगर ऑब्वियसली हमें तो मतलब, हमारे यहाँ बच्चे तो 3-3 घंटे लगातार पढ़ते हैं बैठ के, बिना ब्रेक के। 2 घंटे तो मिनिमम करते ही करते हैं, पर 3 घंटे की भी आदत डालते हैं। क्यों पता तुम्हें? तो एग्जाम आईटी का 3 घंटे का होता है, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा तुम्हारे पास, लगातार 3 घंटे तुम्हें पेपर देखना पड़ेगा। 3 घंटे तो हम मिनिमम आदत पढ़वा ही देते हैं। अगर 3 घंटे तुम बैठ कर पढ़ नहीं सकते, तो 3 घंटे एग्जाम में कैसे दिमाग चलेगा बताओ। तो मिनिमम लगातार 3 घंटे पढ़ने की अंततः आदत होनी चाहिए। अंततः मतलब एट द एंड तक तुम्हें आदत आ जानी चाहिए, ताकि तुम्हारा 3 घंटे तक दिमाग काम करे, है ना। 3 घंटे तक दिमाग काम भी तो करना चाहिए बच्चों, है ना। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की बातें मारता हूँ, जोक नहीं मारता भाई। जोक पता नहीं, मतलब जोक हो नहीं पाएगा मुझसे, मुझे लगता है। बट ठीक है, आई आई कैन ट्राई कि आप लोग को, आई ट्राई टू बीच बीच में थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए कुछ आई प्रिपेयर सम जोक, ठीक है। तो 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो अब 18 सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा 31 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, वहां 18 न्यूटन का फोर्स बच्चों लगा दिया। अब इस केस में भी अगर हमें डायरेक्ट मेथड से करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये स्लिप कर रहा है। अगर ऊपर वाला मान लिया स्लिप कर, यही मेथड था, मान लिया स्लिप कर रहा है। अगर मान लिया स्लिप कर रहा है बच्चों, तो ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एफ के लग रहा होगा, नीचे भी एफ के लग रहा होगा। और एफ के देखें तो यहाँ एफ के अब क्या है, एफ के थोड़ी बदला है, एफ के तो म्यू एम जी है, 0.5 इंटू 2 इंटू 10 है बच्चों। एफ के तो 10 न्यूटन ही है, तो 10 न्यूटन हो गया अपना, करेक्ट है। तो ये भी 10 न्यूटन होगा। एक्सटर्नल फोर्स कितना बच्चों, 18 न्यूटन है, ये देखो 18 न्यूटन, है ना। अगर इसका एक्सेलेरेशन निकाला जाए, आप दोनों का पहला क्या करो, अज्यूम कि दोनों के बीच में स्लिपिंग है, अज्यूम कि दोनों के बीच में स्लिपिंग है ना बच्चों। 2 kg और 4 kg दोनों के बीच में स्लिपिंग मान लो, और सॉल्व करना शुरू कर दो। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए कितना आएगा बच्चों, एक्सेलेरेशन ऑफ ए आएगा, देखो 10 ही न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 स्लिपिंग होगा तो एफ के ही लगेगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास विच इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना बच्चों। और ए बी कितना आ जाएगा, ए बी अगर ध्यान से देखेंगे तो 18 न्यूटन राइट की तरफ लग रहा है, और 10 न्यूटन पीछे की तरफ लग रहा है, अपॉन 4। तो कितना हो गया 8/4 विच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गलती क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे, जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है उसका एक्सेलेरेशन कम आ रहा है। देखो बी ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन का, और इसका एक्सेलेरेशन कम आ रहा है। अगर ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, देखो अगर ए बी, जिस ये ए बी इस कंडीशन के हिसाब से करा, तो जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, इस बात को दिमाग में बिठाना, जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, तो अगर इस नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है और उसका एक्सेलेरेशन कम आ जाता है, इसमें दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर सीधा आंसर तो नहीं है, लेकिन हमें पता दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं बच्चों, है ना, तो दोनों को एक सिंगल ब्लॉक मानना, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इसको आंसर नहीं, ये आंसर गलत है। मतलब ये सिर्फ वेरीफाई कर दिया हमने। अगर अगर ये अगर नीचे वाला ज्यादा आता, ए बी ज्यादा था और ए ज्यादा था, तब तो आंसर सही हो जाता तुम्हारा, पक्के से आंसर टिक कर देते। लेकिन अगर नीचे वाले का कम आ गया, ऊपर वाले का ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब तुम्हें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, अब इसको सिंगल बॉडी मान लो 6 kg का, और इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है 18 न्यूटन बच्चों। अब दोनों, अब इंटरनल फोर्स फिर से जो फ्रिक्शनल फोर्स है इंटरनल हो जाएगा, और नीचे कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग नहीं रहा, तो 18 न्यूटन इज द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो 18 न्यूटन इज द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो 18 इंटू बच्चों 18 इज इक्वल टू 6 इंटू ए। तो जो दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन आएगा वो 3 मीटर पर सेकंड, दोनों साथ में मूव करा ना, तो ए बच्चों, है ना, ये ध्यान रखेंगे कि ए एक्सेलेरेशन ऑफ, ध्यान से सुनना, एक्सेलेरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा जरूर सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि यही आंसर टिक कर देना, छोटा वाला आंसर टिक कर देना, नहीं, छोटा वाला आंसर नहीं होगा। फिर से तुम क्या करना कि एक्सटर्नल फोर्स मानना, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम मानना, हमने कितना एक्सेलेरेशन माना ए, और जो एक्सेलेरेशन आएगा वही दोनों का सेम होगा। तो ए इक्वल टू ए बी विच इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, है ना। इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट, करेक्ट है ये बात। अच्छा, अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, कई बार तुमसे फ्रिक्शनल फोर्स भी पूछ लेता है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स इस वाले केस के लिए लग रहा है। तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक का एबीडी बनाते हो, तो यहां मान लो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ, और तुम्हें पक्के से पता है लिमिटिंग वैल्यू नहीं है यहाँ, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू के लिए तुम्हें पता है कि अधिकतम मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होता है जिसके लिए दोनों साथ में चलता है। तो यहाँ पर तो आपका आंसर कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लग रहा होगा, और इसका मास कितना है 2 kg है, और इसका एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तुम्हें पता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये एक्सेलेरेट कर रहा है ना बच्चों। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, है ना, 3 इंटू 2, तो 6 न्यूटन इज दी फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन दिस केस। तो अगर ऊपर की तरफ, आगे ऊपर वाले ब्लॉक में आगे की तरफ 6 न्यूटन लग रहा है, तो नीचे वाले ब्लॉक में 18 न्यूटन इधर लग रहा है और 6 न्यूटन इधर लग रहा होगा। करेक्ट है बात, चलेगा ना।
तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी पता चल गया, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी पता चल गया, हमें फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालना आ चुका और इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी निकालना आ चुका बच्चों, है ना। तो आई थिंक ये सब समझ में आ रहा होगा, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो मैं फिर से एक बार स्टेप्स आपको बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। डायरेक्ट मेथड में स्टेप्स क्या करना होता है, पहले क्या करो कि अज्यूम कि दोनों के बीच जो स्लिपिंग हो रही है, और ये ऐसी सिचुएशन के लिए होता है। अब जैसे मान लो नीचे वाले फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना बच्चों, नीचे वाले फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा ए बी है और ये ए माना था हमने इसको, ठीक है। तो अज्यूम कि देयर इज स्लिपिंग बिटवीन देम, और स्लिपिंग मानने के बाद क्या, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो हमने क्या, स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर वाले पे आगे की तरफ और नीचे वाले पे पीछे की तरफ बच्चों, ठीक है। क्योंकि अगर, अब देखो ध्यान से, नीचे वाला फोर्स की वजह से आगे की तरफ एक्सीलरेट करा होगा हमने मान लिया, तो नीचे वाले पीछे की तरफ फोर्स आएगा, ऐसे देख सकते हैं, और ऊपर वाले पे आगे की तरफ इसका पेयर फोर्स आएगा, करेक्ट है बात। तो यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स हमने मान लिया, कि माना नहीं मतलब हमें पता है कि जो एफ के वो 10 न्यूटन आएगा, मतलब एफ के और एफ एस सेम होगा क्योंकि म्यू की वैल्यू सेम दी हुई थी। तो 10 न्यूटन की वजह से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट है। फिर हमने नीचे वाले का एक्सेलरेशन निकाल लिया, हमने नीचे वाले का एक्सेलरेशन निकाल लिया, उसका कितना आ गया 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने बोला अब क्या करें, अब आ गया तो क्या करें, हमने अज्यूम किया स्लिपिंग हो रही है और हमने दोनों का एक्सेलरेशन निकाला। अब चेक करना है, क्या चेक करोगे, जिस वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है उसका एक्सेलरेशन हमेशा उसका दूसरे वाले ब्लॉक से ज्यादा आना चाहिए। जैसे यहां पर बी ब्लॉक पे लग रहा था और इसका एक्सेलरेशन अगर इससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब सही आंसर है। जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है उसका एक्सेलरेशन अगर उसके ऑपोजिट वाले जो ऊपर उसके ऊपर रखा है उसके नीचे रखा है उससे एक्सेलरेशन ज्यादा आ गया, इसका मतलब सही आंसर है। और अगर उससे कम आ गया, इसका मतलब दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। जिसपे एक्सटर्नल फोर्स है उसका एक्सेलरेशन अगर कम आ गया दूसरे वाले से, इसका मतलब वो साथ में चल रहा है, करेक्ट है ये बात। आई होप यू अंडरस्टैंड। ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके वर्कबुक का क्वेश्चन है, मुझे बहुत पर्टिकुलरली पसंद है क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 2 केजी और 4 केजी के ब्लॉक्स हैं, 2 केजी और 4 केजी के ब्लॉक है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक पे 44 न्यूटन। आई थिंक आप देख पा रहे होगे 44 न्यूटन लग रहा होगा, ठीक है, 44 न्यूटन लग रहा है। अब क्या करें, क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ। देखो क्वेश्चन वैसे डिजाइन हो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे डिजाइन होता है बच्चों, कुछ अलग तरीका नहीं है इनको डिजाइन करने का, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, देखो ध्यान से समझना। 2 केजी 2 केजी और 4 केजी के ब्लॉक्स हैं। अब ब्लॉक ऑफ नेग्लिजिबल साइज, अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी कहानी क्या किया, ध्यान से सुना। अब ब्लॉक ऑफ ये ब्लॉक है, नेग्लिजिबल साइज एंड मास 2 केजी, इसी ब्लॉक की बात कर रहा था। मतलब इसका जो डायमेंशन नहीं लेना, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। तो ऐसे बना सकता हूं मैं इसका एबिलिटी, है ना, कि ये कह रहा है कि मैं पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं। अ ब्लॉक ऑफ नेग्लिजिबल साइज एंड मास 2 केजी प्लेस्ड अबव द प्लैंक, ठीक है, ठीक, प्लेस्ड अबव द प्लैंक, क्लियर है बातें यहाँ पे, ऑफ मास 4 केजी। तो जो प्लैंक का मास है 4 केजी है और प्लैंक का लेंथ दिया है, प्लैंक की डायमेंशन है, मतलब एक प्लैंक के ऊपर, प्लैंक मतलब एक लकड़ी का फटका समझ सकते हो, लकड़ी का टुकड़ा समझ सकते हो, उस पर एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। और फटके की डायमेंशन दिया हुआ, लकड़ी का जो टुकड़ा है, जो वुड ब्लॉक है, ऐसा सोच लो ना, वुड प्लैंक है वो आपका, उसकी डायमेंशन तो उसकी साइज दी हुई है और उसका लेकिन मास भी दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है ऐसे रखा हुआ है, एक ऊपर एक रखा है, और कह रहा है एक फोर्स लगाते हैं, एक 44 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं प्लैंक पे, 44 न्यूटन का, ठीक है। और दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो ये हमारी सिचुएशन जैसा ही हो गया। तो कह रहा है फाइंड टाइम आफ्टर विच अपर ब्लॉक विल फॉल ओवर, मतलब ये ब्लॉक एक्चुअली इससे गिर जाए। तो एक्चुअल में क्या होगा, पहले तो ऐसा करते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन निकालते हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन इसमें देता हूं कि आप एक्सेलरेशन निकालो, दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। आप एक्सेलरेशन निकालो, अब एक्सेलरेशन निकालो, मतलब इसमें मैं पहला क्वेश्चन आपको बोल सकता हूँ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन, फिर हम उनके क्वेश्चन की चिंता करेंगे। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अच्छा, दोनों रेस्ट से शुरू हुआ है ब्लॉक्स, तो ये दोनों रेस्ट से शुरू हुआ, मतलब रेस्ट पे था और फोर्स लगाया और फिर स्टार्ट होगा, मतलब दोनों की इनिशियल टी जीरो पे जो वेलोसिटी होगी, दोनों की u 2 kg की भी जीरो होगी और u 4 kg की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगी बच्चों, टी जीरो पे जो वेलोसिटी होगी, करेक्ट है बात। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो एक्चुअल में ऐसा है कुछ, अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ ऐसा है, एक बड़ा सा प्लैंक ऐसे ले लेते हैं, कितने डायमेंशन है, और यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ऐसे करके कोने पे, ये तो बहुत बड़ा दिखा रखा है यहाँ ने, हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे करके, ये ये 2 केजी का है, ये 2 केजी का ऐसे, बट इसको छोटा मान लो, मतलब ये तो मैंने आई थिंक ऐसे मान लिया, ऐसे छोटा सा मान लो, ऐसे छोटू सा, ठीक है। दिख गया आपको, ये कितने का है, 2 केजी का है, और ये कितने का बच्चों, 4 केजी का, और इसकी लेंथ कितनी बच्चों, 16 मीटर दिया हुआ है।
अब लेट्स नॉट वरी अबाउट द लेंथ, लेंथ के बारे में बाद में बात करते हैं। अगर एक्सेलेरेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्सेलेरेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान सा तरीका, पहले एक्सेलेरेशन निकालते हैं फिर सोचते हैं इसके बारे में। तो इसके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना, 0.2 है बच्चों, इन दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट है वो 0.2, ये देखो, ठीक है, 0.2 दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, अज्यूम कि दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रही है बच्चों, आसान सी बात है, स्लिपिंग मान लेते हैं। अगर स्लिपिंग मानेंगे तो इधर की तरफ 44 न्यूटन लग रहा है, इधर की तरफ बच्चों एफ के लगेगा, है ना, और ऊपर वाले ब्लॉक का एफपीडी बनाएंगे तो इसपे तो एफ के ही लगेगा, इधर की तरफ ऐसे छोटा सा जो ब्लॉक है अपने पास, ठीक है, एफ के लगेगा। और एफ के की वैल्यू कितनी होगी, एफ के की वैल्यू होगी, ध्यान से समझना, एफ के की वैल्यू होगी 0.2 बच्चों, और जो इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, तो 0.2 और एन क्या होगा, एमजी के बराबर, और एमजी कितना है 2g, तो 2 इंटू 2 बच्चों, 2 इंटू 10, तो कितना होगा 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन की होगी। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन अगर हम निकालना चाहेंगे तो देखो ऊपर वाले ब्लॉक में बच्चों सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेट कर रहा होगा, तो हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं, 4 न्यूटन की वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा 2 इंटू ए, ए ऊपर वाले को ए मान लेते हैं, ऊपर वाले को ए, नीचे वाले को बी मान लेते हैं, ठीक है, ए हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, ठीक है, पहला सीधा। अब दूसरा क्या करते हैं, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालते हैं बच्चों, तो दैट इज 44 न्यूटन राइट की तरफ, पीछे की तरफ कितना होगा, यही सेम लग रहा होगा पीछे की तरफ, तो कितना हो जाएगा 4 न्यूटन बच्चों, तो 4 न्यूटन इज इक्वल टू इसका मास कितना बच्चों 4 केजी दिया हुआ है इनटू एक्सीलरेशन ऑफ बी, इसको हमने बी माना है, करेक्ट है ये बात। तो ए बी कितना हो गया अपना 40 न्यूटन अपॉन 4, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बता सकते हो क्या आंसर सही है, हमने सीधा अज्यूम कर लिया कि स्लिपिंग हो रही है और फिर एक्सीलरेशन निकाल दिया, हमने अज्यूम कर लिया कि स्लिपिंग हो रही है फिर हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया, क्या आंसर सही है बच्चों, यस दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक पे ही फोर्स लग रहा था, नीचे वाले ब्लॉक पे ही फोर्स लग रहा था और इसका एक्सीलरेशन ऊपर वाले से ज्यादा आ गया, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक पे ही फोर्स लग रहा था और नीचे वाले का एक्सीलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेट कर रहा था उससे ज्यादा आगे, इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर है। तो एक बार में एक्सीलरेशन आ गया, तो हमें दोनों का एक्सीलरेशन मिल गया। मतलब अगर अगर इसको फिर से ड्रॉ कर लें हम लोग बच्चों, अब ध्यान से समझना, अगर हम इसको फिर से ड्रॉ कर लें, ध्यान से समझना, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं लोग, और यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक मान लेते हैं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसकी अब लेंथ हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसकी लेंथ जरूरत पड़ेगी हमें, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है हमारे पास 16 मीटर बच्चों। अब इसका राइट की तरफ एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ये सबको समझ में आ रहा है कि ए है, तो ए का एक्सीलरेशन कितना होगा बच्चों, ए ऊपर वाला ए है नीचे वाला बी है, ठीक है, ए कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये राइट की तरफ ए बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऊपर वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट, आपको भैया राइट कैसे बता रहे, राइट ही तो आ रहा है, देखो ना नेट फोर्स राइट की तरफ इस पे है, इस पे नेट फोर्स राइट की तरफ है माना हमने, और पॉजिटिव आ गया इसका मतलब सही था, इधर भी नेट फोर्स हमने राइट की तरफ माना, एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ गया इसका मतलब सही था। तो यही तरीका था जो हम पुराने कॉन्सेप्ट इसको भी तो कैरी करेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देंगे ना पुराने कॉन्सेप्ट को बच्चों। तो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चों, और ऊपर वाले का 2 मीटर पर सेकंड, और टी जीरो पे शुरू हुआ है, ऐसे मान लो टी जीरो पे शुरू हुआ है ये। तो टी जीरो पर अब देखो फंडा क्या है, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी से करूंगा तो ये मस्त तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी अपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, देखो छोटा ब्लॉक, ये छोटा ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बड़े ब्लॉक, मतलब अगर एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होता है, फॉर्मूला याद है आपको, एक्सीलरेशन ऑफ ए वेक्टर माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी वेक्टर। अगर हम राइट की तरफ पॉजिटिव मानते हैं बच्चों, क्योंकि अब रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात करते तो हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, बिल्कुल अच्छे से साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। तो ए कितना है राइट की तरफ 2 मीटर पर सेकंड, तो प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट की तरफ है तो ए बी प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना होगा माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब निकल कर रहा है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा मतलब है, इसका मतलब ये बच्चों, इसका ये मतलब है कि जो ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू बी के साथ, या यू कैन से पॉइंट, इसका जो एक्सीलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस इज लेफ्टवर्ड, माइनस आ गया ना, रिलेटिव एक्सीलरेशन माइनस आ गया, इसका मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर अगर यही चीज समझेगा, अगर ऑब्जर्वर यहां बैठ के देखेगा, ऑब्जर्वर इस पे बैठ के देखेगा जिसको ऑब्जेक्ट इधर आते हुए दिखेगा रिलेटिव में, ये पक्की बात है, मतलब एक्चुअली ग्राउंड से तुम देखोगे तो नीचे वाला ब्लॉक आगे भागते हुए दिखेगा, अगर ग्राउंड से देखोगे तो नीचे वाला ब्लॉक आगे भागते हुए दिखेगा, तो वो जो छोटा ब्लॉक हो पीछे की तरफ इफेक्टिवली देखो, ग्राउंड से तुम तो ओवरऑल आगे जाते हुए दिखेगा, लेकिन यही समझना कि नीचे वाले का एक्सीलेंस ज्यादा ऊपर वाले का कम है, तो नीचे वाला फटाक से निकलेगा और गिर जाएगा, है ना। तो अगर अब यही समझो कि अगर हम इसे रिलेटिव में देखते हैं तो हम एक्सीलरेशन ऑफ ए, अब ये थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बच्चों, ये लेफ्ट की तरफ है ना,
और दोनों की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, यू ए माइनस यू बी होगा इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान से समझना। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 बच्चों, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो, अगर तुम ऐसे सोचो, ये प्लैंक है बच्चों और ये ब्लॉक है, इसका इधर की तरफ अगर ये ए है ये बी, अब यहां इसको हम प्लैंक के ऊपर बैठ कर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका एक्सेलेरेशन जो दिखेगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट की तरफ दिखेगा, और जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, यू ए बी, और ये होगा ए ए बी। और अब अगर तुम प्लैंक पे बैठ के देख रहे हो तो प्लैंक तुम्हें स्टेशनरी लगेगा। तुम अगर ऑब्जर्वर तुम्हारा प्लैंक पे बैठ जाता है, जिस पर भी बैठता है ना वो तुम्हें स्टेशनरी लगेगा, ये इंटरेस्टिंग सी बात है। तो स्टेशनरी तो तुम्हें इधर की तरफ, अब एक्सेलेरेशन कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन नहीं दिखेगा इसे टाइम के साथ, तो अब इधर की तरफ आ रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, तो आप सब कुछ रिलेटिव में लगा सकते हो। तो बताओ कब गिरेगा ये? जब 16 मीटर रिलेटिव टू प्लैंक कवर कर लेगा, तब जाके यहां से फॉल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि रिलेटिव में भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। ए बी भी 8 मीटर पर सेकंड है बच्चों, ये बात समझना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्लैंक के रिलेटिव डिस्टेंस है वो एस है, वो किधर की तरफ है? लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है ना ओवरऑल, तो इसको माइनस लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या लगाएंगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बच्चों लगाएंगे, हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। तो ए ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में कितना रिलेटिव डिस्टेंस कवर करेगा? 16 मीटर बच्चों, 16 मीटर, 16 मीटर लेंथ दिया था प्लैंक का, तो 16 मीटर ही होगा, करेक्ट है ये बात, 16 मीटर। तो माइनस 16 मीटर बच्चों, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितना बच्चों? 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन कितना रिलेटिव में? 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन माइनस में ध्यान रखना था, लेफ्ट की तरफ है मतलब माइनस, राइट की तरफ है मतलब पॉजिटिव माना तुमने, ठीक है ना। तो माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 8 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 4 आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, -2 सेकंड आएगा, बट -2 सेकंड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 सेकंड के बाद ये गिर जाएगा, क्योंकि 2 सेकंड के बाद ये रिलेटिवली रिलेटिव टू द प्लैंक 16 मीटर की दूरी तय कर लेगा, इसके बाद तो गिरना ही गिरना है ना इसको, है ना। कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। देखो इसमें पहला पार्ट ये था, पहला पार्ट मैंने ये बना दिया था कि तुम इसमें बेसिकली पहले एक्सेलेरेशन निकालो फिर सोचना आगे। तो पहले मैंने एक्सेलेरेशन निकाला, इसमें दोनों का एक्सेलेरेशन, ये तो आपको मैंने सिखाया था। उसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हुई कि अगर मान लो एक ब्लॉक, अब दोनों का रिलेटिव एक्सेलेरेशन जब हमने देखने की कोशिश किया, तो जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन था वो लेफ्ट की तरफ आ रहा था ऊपर वाले ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, है ना बच्चों। तो हमें देखा कि ये रिलेटिवली इधर की तरफ भाग रहा है, और रिलेटिव डिस्टेंस 16 मीटर ट्रेवल करने के बाद गिर जाएगा। तो सब कुछ रिलेटिव लिख ले बच्चे, सब कुछ रिलेटिव लिख ले। तो हमने यू ए बी रिलेटिव लिख लिया, एक्सेलेरेशन रिलेटिव लिख लिया, डिस्टेंस 16 मीटर रिलेटिव हो गई, तो हमने कहा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा सकते हैं साइन कन्वेंशन के साथ। लीनियर मोशन है तो एक की तरफ पॉजिटिव मानो और एक की तरफ नेगेटिव मानो, और सॉल्व करना शुरू कर दो बच्चों, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। अब थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कर दे तो घबराहट हो रही होगी, बट घबराओ मत, काइनेमेटिक्स पढ़ो अच्छे से, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ो। नहीं आता तो हमें इन्फॉर्म करो, क्योंकि हमने तो मान लिया है, हम मान के चल रहे हैं कि आपको काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन भी आता होगा, और वेक्टर्स भी आता होगा, ठीक है। क्योंकि डायनेमिक्स से अगर हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे दिमाग में बहुत क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि हम क्या क्या टैकल कर सकते हैं। हम मतलब अगर वेक्टर्स हो गया आना चाहिए हमें, काइनेमेटिक्स 1D 2D आना चाहिए, नहीं आता तो बताओ, वी विल मेक अ वीडियो, बट इस पर फाइट तो मारो, कोशिश तो करो बच्चों, कोशिश अच्छे से करोगे तभी तो आएगी चीजें, है ना। तो हमने यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझाया नहीं अलग से, क्योंकि अब रिलेटिव वेलोसिटी डालूंगा तो कंफ्यूजन आएगी तुम्हें। अगर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी डालूंगा तो फिर इसका क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपको इंश्योर आती होगी, रिलेटिव लिखना तो आता ही होगा, वैसे बहुत मुश्किल चीज मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस की भी नहीं है यहाँ पे ना, आसान सी चीज है, ठीक है। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। टू मासेस ए एंड बी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू मासेस ए एंड बी, ए ये वाला है, बी ये वाला है, ये है तुम्हारा ए कितना है 15 केजी, बी कितना है 10 केजी बच्चों, आर कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, ये फ्रिक्शनलेस पुली है, इसके ऊपर से पास हो रहा है, ठीक। एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक, तो ए ही तो टेबल पे रखा है, ए और टेबल के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स का कोफिशिएंट है म्यू कितना है यहाँ पे दिया, म्यू इक्वल्स टू, सिर्फ म्यू दिया इसका मतलब दोनों सेम मान सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कितना हो गया, म्यू इक्वल्स टू 0.4 बच्चों, ठीक है। इस बार ध्यान से समझना, नीचे वाले के साथ दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग कॉमन सेंस लगा के करेंगे। तो कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दे दिया है। अब कह रहा था मिनिमम, अच्छा कह रहा है यहाँ कितना मास लटका है, यहाँ मिनिमम कितना मास लटका है बच्चों। तो क्वेश्चन चेंज कर देगा हर बार, कॉमन सेंस लगाओगे तभी सॉल्व होगा। कह रहा है मिनिमम कितना मास लगा है यहाँ पे,
मिनिमम कितना मास लगाएं बच्चों सी का, ताकि सच दैट इन दो ये यहाँ स्लिपिंग ना हो, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो। अब ये देखो ध्यान से सुना, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड द ब्लॉक इज 4, है ना। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सी दैट मे बी प्लेस्ड ऑन ए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। मतलब बेसिकली हमें यहाँ कितना मास लगाना चाहिए ताकि यहाँ स्लिप ना करे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, लग रहा है कि आसान है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे देखो, अब हमने क्या किया मैं समझाता हूँ। मतलब इसका कितना मास रखें ताकि ये स्लिप ना करे बच्चों, इसका कितना मास रखें ताकि ये स्लिप ना करे। चलो करते हैं। तो अब ए ब्लॉक का अगर हम एबीडी बनाएंगे, ए ब्लॉक का एबीडी बनाएंगे बच्चों, ए ब्लॉक का एबीडी बनाएंगे और ऊपर सी है, ठीक है, ये है सी और ये है ए, ठीक है। यहां फ्रिक्शन नहीं है, यहां फ्रिक्शन नहीं दिया है। देखो लिखा ना कि द कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड द ब्लॉक इज 0.4। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर सी और ए के बीच में दिया नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लो दिया भी हो, फर्क नहीं पड़ता उससे हमें। अब ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर आई थिंक दोनों मान सकते हैं। अगर मान लो दिया भी होगा तो हमें फिर म्यू की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो चलो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर सी और ए के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेट्स अज्यूम कि सी और ए के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है बच्चों। सी और ए के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन बिटवीन सी एंड ए, ठीक है। नो कोफिशिएंट मतलब कोई फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन बिटवीन सी एंड ए बच्चों, ठीक है। अब फंडा क्या आता है, अगर मान लो बी ब्लॉक का मास बढ़ाते हैं तो यहाँ टेंशन बढ़ेगा, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन है तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, आगे की तरफ टेंशन लगेगा। तो टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा होगा बच्चों, कॉमन सेंस लगाया हमने। फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा होगा, टेंशन बैलेंस कर रहा होगा। फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करेगा, टेंशन। इसका मास कितना, ए का मास कितना है 15 kg बच्चों, और सी का मास कितना है, सी का मास बेसिकली, अच्छा यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ सी पूछा था ना कि बी पूछा था। तो बेसिकली हमें ये वाला नहीं बदलना है, हमें ये लगाना है, ये मैक्सिमम कितना लगाना है ताकि स्लिप ना करें, है ना। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दे लेते हैं हम लोग कि इसका मास तो दिया, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मिसरीड हुआ था, बी का मास तो दिया बच्चों, है ना। हमें सी का मास करना है और सी और ए के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, सी और ए के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। तो ये तो फिक्स हो गया बच्चों। यहाँ जो इसको स्टेशनरी रखना है और अगर ये स्टेशनरी तो ये भी स्टेशनरी रखना है। देखो आसान सी बात है, मैं इसको फिर से बना देता हूँ। देखो बेसिकली हमें क्या क्या दिया, ये देख, ये चीज रियलाइज कर लेते हैं, ध्यान से समझना। हमें ए दिया हुआ है और बी दिया और हमें सी निकालना ताकि ये पूरा सिस्टम स्टेशनरी रहे, ऐसे सोच लो बस। और फ्रिक्शन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब फंडा क्या है, हमने क्या किया, देखो अगर पूरा सिस्टम स्टेशनरी तो इसको भी स्टेशनरी रख देते हैं। तो अगर इस ब्लॉक का हम लोग एबीडी बनाएंगे, बी ब्लॉक का एबीडी बनाएंगे बच्चों, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा और नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम बी जी, मास ऑफ द ब्लॉक बी एंड इंटू जी, ठीक है। तो मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है बी का मास दिया है 10 kg बच्चों, बी का मास दिया है 10 kg, देखो, ठीक है। तो टी जो होने वाला है 10 इंटू 10 हो जाएगा, विच इज 100 न्यूटन बच्चों, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का मतलब अगर इसे इक्विलिब्रियम में रखना है तो 100 न्यूटन का टेंशन होना चाहिए। तो यहाँ टेंशन कितना हो सकता है, यहाँ टेंशन हो सकता है 100 न्यूटन ही होगा, ये भी समझना। तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक का एबीडी बनाऊं, ए ब्लॉक का एबीडी बनाऊं, है ना, ए ब्लॉक बनाओ तो यहाँ 100 न्यूटन फिक्स कर दिया हमने। अब यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है और यहाँ पर सी ब्लॉक है, और सी ब्लॉक पे जो ऊपर की तरफ नॉर्मल पता है हमें, नीचे की तरफ mg पता है, और एक सी ब्लॉक सी ए है, ये ए है, सी ब्लॉक का ए पे भी नॉर्मल नीचे की तरफ लग रहा होगा एन डैश, और एन डबल डैश ग्राउंड से लग रहा होगा। अब अगर हमें इस फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी करनी है, ध्यान से समझना, यहीं पे मुद्दा आएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी करनी है हमें बच्चों कि 100 न्यूटन को बैलेंस कर दे। लेकिन ए का मास तो फिक्स दिया हुआ है, ए का मास कितना है 15 kg बच्चों, ए का मास कितना दिया 15 kg। तो अगर ए का मास 15 kg है तो हम लोग क्या कहेंगे जी, 100 न्यूटन क्या होना चाहिए, 100 न्यूटन किसके बराबर होना चाहिए, 100 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ लग रहा है लिमिटिंग वैल्यू के बराबर। अगर लिमिटिंग वैल्यू के बराबर तो जस्ट स्लिप नहीं करने देगा, ये समझना। देखो यहाँ टेंशन, यहाँ यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ वेट ने टेंशन को बैलेंस किया और यहाँ टेंशन ने फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस किया, तो जस्ट स्लिप नहीं कर रहा। अब इससे थोड़ा सा टेंशन बढ़ाओगे तो स्लिप कर जाएगा, या तो ये ऐसे सोच सकते हो कि एक्चुअल में फोर्स तो नहीं बढ़ा सकते, तो फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मास कम करोगे तो अब वो कैसे डिपेंड करे अभी देखेंगे कि इसके मास पे कैसे डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, कैसे करेगा। देखो फ्रिक्शनल फोर्स के बैलेंस कर दिया हमने, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, म्यू एस एन होता है बच्चों, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एस एन, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, म्यू एस एन है। अब म्यू एस कितना है बच्चों, म्यू एस दिया हुआ है, म्यू एस इज गिवन 0.4, ठीक है, म्यू एस इज गिवन 0.4।
तो 100 इक्वल्स टू बच्चों 100 इक्वल्स टू 0.4 इंटू एन। अब एन क्या है? एन है, जैसे अब देखो यहां समझना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड और ब्लॉक ए के बीच का फ्रिक्शन है, इसी के बीच का नॉर्मल चाहिए। तो इसके बीच का नॉर्मल क्या है? अब ध्यान से समझना, एन डबल डैश है, एन डबल डैश है। तो अगर मैं इसका एफबीडी अच्छे से बनाऊं, अच्छे से बनाना है एफबीडी, तो देखो एफबीडी में क्या है, एक एफबीडी अगर हम बनाएंगे, ध्यान से समझना, एक ग्राउंड से आ रहा होगा, लेट्स एन डबल डैश ग्राउंड से आ रहा है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों? 15 kg है, तो 15 इंटू जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, करेक्ट है। और एक ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से भी नॉर्मल लग रहा होगा, जो कि होगा एन डैश, ये समझना तुम्हें, एन डैश है। तो जो एन डबल डैश आएगा, ये वर्टिकल में तो एक्सीलरेट हो नहीं रहा, तो एन डबल डैश जो आएगा वो आएगा एन डैश प्लस 15g बच्चों, 15g मतलब 15 इंटू 10। और जो एन डैश आएगा जो ऊपर वाले ब्लॉक की तरफ से लग रहा है, तो ये एन डैश ये हो गया है ना, वो ऊपर वाले का रिएक्शन फोर्स होगा। तो एन डैश किसके बराबर होगा? एन डैश यहाँ पे किसके बराबर होगा? अगर ऊपर वाले का एफबीडी बनाएंगे बच्चों, ऊपर वाले का एफबीडी बनाएंगे, तो ये एन डैश होगा, और नीचे की तरफ कितना होगा हमें नहीं पता, इसका मास mg लिख दिया, क्योंकि यही तो पूछ रहा है ना, ये mg हो गया। तो ये मास ऑफ सी लिख देते हैं, मास ऑफ सी इंटू जी। तो एन डबल डैश जो आएगा वो आएगा मास ऑफ सी इंटू जी प्लस 15 150 हो जाएगा। तो ये एन डबल डैश आएगा। तो यही 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 वाला फ्रिक्शन यूज करना, क्योंकि यही एन डबल डैश लग रहा है जो वही मैटर कर रहा है यहाँ पर, एन डबल डैश, ये समझना। फ्रिक्शनल फोर्स में म्यू एस एन होता है, और इन दोनों फ्रिक्शन, इन दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन होता है बच्चों, इन दोनों सरफेस के बीच। तो एन डबल डैश, तो यहां पर जो आ जाएगा, अगर जस्ट स्लाइड कर रहा हो तो एन डबल डैश की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा अपना एम सी जी, मास ऑफ ब्लॉक सी ले लिया हमने, प्लस 150, ठीक है। अब ये आ गया, तो हमने इसको लिमिटिंग केस के लिए किया, हमने लिमिटिंग, इससे अच्छा, इससे कम अगर फ्रिक्शनल फोर्स करोगे तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इससे कम लग रहा होगा अगर। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल, अब यहां पर एक चीज नई सीखने को हमें क्या मिलेगी कि नॉर्मल फोर्स की वजह से, नॉर्मल फोर्स की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, म्यूएस की वजह से नहीं बढ़ा रहे, हम ऊपर ब्लॉक रख देंगे। तो यहाँ पे समझने लायक इन्फॉर्मेशन है कि हम नॉर्मल फोर्स, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ म्यूएस पे नहीं डिपेंड करता, नॉर्मल पे भी डिपेंड करता है। मैंने लेक्चर जब फ्रिक्शनल फोर्स शुरू किया था बताया था, दोनों पे डिपेंड करता है, म्यूएस पे भी डिपेंड करता है और एन पे भी डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में ब्लॉक रखकर हमने उसका एन बढ़ा लिया ना, देखो एन बढ़ा लिया। तो अगर हम मास कम करेंगे तो उसका एन घटेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगा, टेंशन की वजह से आगे चला जाएगा, है ना, क्योंकि 15 kg तो उधर जो यहाँ का ब्लॉक है वो तो फिक्स्ड ही मास है ना इसका, तो इसकी वजह से नीचे स्लाइड कर जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो 100 इज इक्वल टू बच्चों 0.4 इंटू एम सी इंटू 10 प्लस 150, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 0.4 इंटू 150 इज इक्वल टू एम सी इंटू 4 बच्चों, ठीक, कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 इक्वल्स टू एम सी इंटू 4 मास ऑफ सी ब्लॉक, एंड दिस इज 40 इक्वल्स टू एम सी इंटू 4 बच्चों। तो कितना आ जाएगा? एम सी इक्वल्स टू 10 kg, है ना। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान से समझना। तो अगर तुम 10 kg रखते हो, ध्यान से समझना, अब तुम 10 kg रखते हो तो 10 kg पे जस्ट रुक जाएगा। अब 10 kg से कम रखोगे तो क्या होगा? 10 kg से कम रखोगे तो स्लिप कर जाएगा। अब 10 kg ज्यादा रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि 10 kg ज्यादा रखोगे तो और बड़ी वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बन जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स यहां समझना है, फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ म्यू पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ म्यू पे डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस एन दोनों पे, म्यू एस पे डिपेंड करता है और एन पे भी डिपेंड करता है। तो हमने देखो यहाँ कितना स्मार्टली एक ब्लॉक लिया, इसको ब्लॉक रख के इसका नॉर्मल फोर्स बढ़ा लिया यहाँ पे, और नॉर्मल फोर्स बढ़ाकर हमने फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी। तो कम से कम 10 kg का ब्लॉक हमें यहाँ रखना पड़ेगा, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 10 kg का ब्लॉक रखना पड़ेगा बच्चों, कम से कम। इससे ज्यादा रखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ ऑफर कर रहा होगा उससे ज्यादा हो जाएगा, है ना, म्यूएसएन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ 100 लग रहा है तो यहाँ 100 ही आएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपनी वैल्यू को हमेशा लिमिटिंग में नहीं रखता, जितनी स्लिपिंग टेंडेंसी दिखती है उसके हिसाब से ही बैलेंस करता है बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन इन क्वेश्चंस को आपको ना वापस से रिवाइज करना। तो यहाँ इसका आंसर आई थिंक दिख रहा होगा आपको, 10 न्यूटन है, सॉरी 10 kg है, ठीक है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं। मैं ऐसे और ही क्वेश्चन की बात करूंगा, बट अगली क्लास में थोड़े सर्कुलर मोशन की बात करूंगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको यही यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, ये भी सिमिलर से ही कॉन्सेप्ट, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो ये मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग घर पे ट्राई करना। मैं अगले क्वेश्चन में इसको डिस्कस करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाए और अच्छा हो जाए आपके लिए कॉन्सेप्ट। तो इसको ट्राई करना, बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बट यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो थिंक अबाउट इट, कैसे करना है हमें, सोचना कैसे करना है, एक बार ट्राई करना, फिर अगली क्लास में जब ट्राई करके आओगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा तुम्हें। तो ये क्वेश्चन मैं ट्यूटोरियल क्लास में ही लूंगा, ये ध्यान रखेंगे। और लेक्चर में मैं जो वहां पे किया था उसके आगे कंटिन्यू करके ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल मतलब बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग के अलग से पूरा वो चल रहा होगा, सीक्वेंस चल रहा होगा, ठीक है। ट्यूटोरियल में मैं मोस्टली क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही फोकस कर रहा हूँ। हालांकि न्यूटन्स लॉ इज ऑल अबाउट
क्वेश्चन सॉल्विंग ही है, बट हाँ वहाँ पर थ्योरी वाला पार्ट हम कवर कर रहे हैं लेक्चर्स में। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से अटेम्प्ट करते रहें बच्चों। मतलब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको फायदा भी होगा, बहुत फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप बस आते हो यहाँ पे बैठ के देखते रहते हो ना, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहें, सेफ रहें घर पे। थैंक यू।